हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इकाई 4, जिसका शीर्षक है मेरी पोशाक। इसके अंतर्गत जो पहला पाठ दिया गया है, कपड़े एवं व्यक्तित्व से इसका संबंध, इसके प्रश्नोत्तर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो प्राथमिक रंग वे रंग हैं जिन्हें हम दूसरे रंगों की मदद से नहीं बना सकते। ये रंग होते हैं लाल, पीला और नीला। लाल, पीला और नीला, ये जो तीन रंग है वह है प्राथमिक रंग। ये तीन रंग बेस होते हैं जो कि किसी भी रंग को मिलाकर नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन इन रंगों के माध्यम से हम बहुत सारे रंग को बना सकते हैं। इसी तरह यदि हमसे यह पूछा जाए कि द्वितीयक रंग किसे कहते हैं, द्वितीयक रंग क्या है, तो हम कहेंगे कि द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जो दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए जाते हैं। जैसे लाल और नीला, ये दो प्राथमिक रंग हैं। अब इन दोनों को मिलाएंगे अगर हम, तो हमें कौन सा रंग मिलता है? रानी या फिर बैगनी रंग। इसी तरह जब पीला और नीला, ये दो भी जो है वो प्राथमिक रंग हैं, तो जब हम पीला और नीला को मिलाते हैं तो हमें हरा रंग मिलता है। इसी तरह जब हम लाल और पीला को मिलाएंगे तो हमें केसरी रंग मिलता है। द्वितीय रंग जो होता है उसे अच्छी तरह समझने के लिए इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है गर्म रंग और दूसरे को हम ठंडे रंग कहते हैं। अब यह गर्म रंग क्या है? तो जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव माना जाता है उन्हें हम गर्म रंग कहेंगे। जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव ज्यादा होता है उसे हम गर्म रंग कहते हैं। जैसे होगा पीला, लाल, नारंगी, बैगनी, ये सब जो है ये गर्म रंग है। इसके बाद आता है ठंडे रंग। तो जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव माना जाता है उसे हम ठंडे रंग कहते हैं। जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव अधिक होता है उसे हम ठंडे रंग कहते हैं। जैसे जैसे आसमानी, समुद्री हरा, पत्ती हरा आदि। तो इस तरह हमने देखा गर्म रंग और ठंडे रंग को। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है वह है, व्यक्तित्व क्या है? तो व्यक्तित्व उस सभी का योग है जो आपके चेहरे का आकार, मुद्रा, चाल, भाषिक तथा अभाषिक स्थितियों से व्यक्त होता है, उसे हम व्यक्तित्व कहेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है वह है, वस्त्रों के मुख्य कार्य क्या है? कपड़ों के कार्य को लिखना है। तो मानव जीवन में भोजन और मकान की तरह वस्त्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वस्त्र जहाँ हमारे शरीर को धूप, शीत से रक्षा करता है, वहाँ मानव सभ्यता की दृष्टि से भी आवश्यक है। वस्त्रों से मानव शरीर के सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। हम वस्त्रों के महत्व तथा इसके कार्यों को निम्न बिंदुओं से बता सकते हैं, पॉइंट वाइज इसे हम लिख सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आएगा शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु। पहले बिंदु में हम लिखेंगे शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु। मनुष्य को अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है। दूसरे बिंदु में हम लिखेंगे शरीर को गर्म रखने हेतु। विशेषकर ठंड की ऋतु में और ठंडे प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को गर्म वस्त्रों की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट होगा निजी श्रृंगार के लिए। तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे निजी श्रृंगार के लिए। वस्त्र न केवल आवरण प्रदान करता है बल्कि सौंदर्य वृद्धि में भी सहायक होता है, अतः श्रृंगार के लिए भी वस्त्र धारण किए जाते हैं, हम कपड़े पहनते हैं। अगला जो बिंदु है वह है सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु।
चौथा बिंदु जो आएगा वह आएगा सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु। वस्त्रों द्वारा अपनी संपन्नता का प्रदर्शन किया जाता है। व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति या समाज में अपने स्थान का प्रदर्शन वस्त्रों के माध्यम से कर सकता है। इसके बाद आप लिख सकते हैं कार्य क्षमता में वृद्धि। अपनी कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए यथा पानी, गर्मी, ठंडक आदि का बचाव वस्त्रों द्वारा करके अपनी कार्य क्षमता बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आप लिखेंगे विभिन्न प्रयोजनों हेतु। मनुष्य को शरीर के अतिरिक्त भी वस्त्र की आवश्यकता होती है, जैसे घर सजाने के लिए, चादर के लिए, कुशन के लिए, पर्दों के लिए, इनके लिए भी हमें वस्त्र की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप लिखेंगे अवगुणों को छिपाने हेतु। कैसे? तो मानव शरीर की असामान्यता या इनमें कुछ दोष को छिपाने के लिए भी वस्त्र जो है वो सहायक होती है। शरीर का स्वाभाविक तापमान कायम रखने के लिए भी वस्त्र बहुत आवश्यक है। इससे शरीर जो है वह स्वस्थ रहता है। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि किसी भी आघात या बाहरी जीवों के आक्रमण से सुरक्षा हेतु भी वस्त्रों की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप लिखेंगे विभागीय पहचान में वस्त्र। मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र की पहचान के लिए भी वस्त्र का उपयोग करता है। पुलिस, डॉक्टर, नर्स, पोस्टमैन, यहाँ तक कि आप विद्यार्थियों की भी पहचान पहने गए वस्त्र से ही होती है। इसके बाद आप लिखेंगे कि अतः जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो रहा है वैसे वैसे वस्त्रों का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज वस्त्रों का महत्व इतना बढ़ गया है कि कहा जा सकता है कि वस्त्रों से ही व्यक्ति की पहचान होती है। तो इस तरह अभी हमने वस्त्रों के कार्यों को देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है, गर्म व ठंडे रंग व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। कथन का औचित्य साबित करने के लिए प्रत्येक के दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। गर्म व ठंडे रंग व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं, यहाँ पर हमें यह बताना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, जितनी खूबसूरत हमारी यह रंगीन दुनिया है उतनी ही खूबसूरत इन रंगों की भी दुनिया है। बचपन में हमें सिर्फ उन 7 रंगों के नाम सिखाए जाते थे जो हम इंद्रधनुष में देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों सच तो यह है कि हम रंगों को किसी संख्या या गणना में सीमित नहीं कर सकते। रंगों की कोई गिनती नहीं होती है क्योंकि इस दुनिया में असंख्य रंग है। इसका कारण यह है कि किन्हीं भी 2 रंगों को मिलाकर हम एक तीसरा रंग बना सकते हैं और उन 2 रंगों की मात्रा में फेरबदल करके हम असंख्य रंग बना सकते हैं। इस तरह हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस के अनेकों रंग बना सकते हैं। ये रंग जो है न केवल आपके जीवन में अपनी छवि बिखेर कर उसे खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि यही रंग आपके मन, मस्तिष्क, भावनाओं और स्वभाव पर भी अपना असर दिखाते हैं। इसी वजह से गृह विज्ञान में रंगों का अपना एक अलग महत्व है। रंगों से मनुष्य की भावनाओं पर होने वाले प्रभावों के अनुसार रंगों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला आता है गर्म रंग और दूसरा होता है ठंडे रंग। अब यह गर्म रंग क्या है? तो गर्म रंग जो है वो गर्माहट का आभास कराते हैं। ऐसे रंग उत्साह और सुरक्षित होने की भावना के साथ साथ गुस्सा और उत्तेजना भी बढ़ा सकते हैं। लाल, पीले, नारंगी और भूरे रंग को हम गर्म कलर कह सकते हैं। ऐसे रंगों को हम सूरज, रोशनी, दोपहर और सांझ से जोड़ सकते हैं। गर्म रंग ही सबसे पहले हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है।
इसके बाद आता है ठंडे रंग। तो यह रंग इंद्रियों को शांत करने वाले, निश्चल, स्थिर, आरामदायक और ठंडक प्रदान करने वाले होते हैं। इन रंगों को हम पानी, वायु, प्रकृति और पेड़ पौधे के संदर्भ में देख सकते हैं। नीले, हरे और बैंगनी रंग इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ लोग ग्रे, स्लेटी रंग को भी इस श्रेणी में रखते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि हर रंग अपने अंदर कुछ विशेषताओं को समेटकर रखता है, जिनका सीधा असर मनुष्य पर पड़ता है। यह असर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो इस तरह जो है गर्म व ठंडे रंग व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इसके बाद का जो प्रश्न है वह है वक्र रेखाएं क्या है, कर्व लाइंस क्या है। तो वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ। तो जो ड्रेस हम डिजाइन करेंगे और यदि उसमें हमें लाइंस बनानी है और हम मुड़ी हुई रेखा बनाते हैं तो वह हमारा वक्र रेखा कहलाएगा, जिसमें घुमाव लंबवत होने पर ऊंचाई अधिक लगती है और घुमाव आड़ा होने पर लंबाई जो है वह कम दिखाई देती है। तो इसे हम वक्र रेखा कहेंगे। इसके बाद जो प्रश्न आता है वह है परिधान में वी आकार की रेखाओं के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। परिधान में वी आकार की जो रेखा बनते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अंग्रेजी के अक्षर वी की जब लंबाई अधिक होती है तो लंबाई के अधिक होने की अनुभूति होती है, आपका हाइट जो है वह अधिक लगता है, तथा वी का ऊपरी भाग जो है वह चौड़ा होता है तो उससे लंबाई के कम होने का आभास होता है। यह है कपड़े पर बनी वी आकार की रेखाओं का हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव। इसके बाद का जो प्रश्न है वह है व्यक्ति के लिए वस्त्रों के बहुपक्षीय महत्व का विवरण प्रस्तुत कीजिए। व्यक्ति के लिए वस्त्रों का क्या महत्व है। तो इसमें आप इसे 2 पॉइंट में लिख सकते हैं, जिसमें आप पहला लिखेंगे शरीर की सुरक्षा और दूसरे में आप लिखेंगे वस्त्रों से व्यक्ति की पहचान बनना। अब ये जो पहला पॉइंट है शरीर की सुरक्षा, उसमें आप लिख सकते हैं कि पोशाक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर को ढकना है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना है। वस्त्र हमें सर्दी तथा गर्मी से बचाते हैं। आदिकाल में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से करता था। उस समय वह पशुओं की खाल, पेड़ के पत्तों तथा घास फूस का प्रयोग वस्त्रों के रूप में करता था। धीरे धीरे उसने वस्त्र निर्माण की कला सीखी और अपने लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया। इसके बाद आप अपने दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं वस्त्रों से व्यक्ति की पहचान बनना। प्रायः वस्त्रों से ही व्यक्ति की पहचान बनती है। उदाहरण के लिए वर्दियों के आधार पर ही हम पहचान पाते हैं कि यह फौज का व्यक्ति है या पुलिस का या किसी होटल का कर्मचारी है। पहनावे से व्यक्ति की पहचान सहज हो जाती है। प्राचीन काल में भी राजा महाराजा के वस्त्र साधारण जनता से भिन्न होते थे, अलग होते थे। तो यह आप लिख सकते हैं व्यक्ति के लिए वस्त्रों के बहुपक्षीय महत्व के अंदर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है सफेद तथा हरे रंग का भावात्मक प्रभाव स्पष्ट कीजिए। सफेद और हरे रंग का प्रभाव क्या पड़ता है। तो जो सफेद रंग होते हैं वो पवित्रता, शांति तथा ठंडक का भाव उत्पन्न करते हैं। अतः सफेद रंग के वस्त्र गर्मियों तथा दुख में उपयुक्त माने जाते हैं, इसलिए शोक सभा में सफेद कपड़े पहने जाते हैं। शालीन व्यवसाय करने वाले लोग जैसे डॉक्टर, नर्स भी सफेद वस्त्र में नजर आते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं। अब आता है हरा रंग।
तो जो हरा रंग होता है वो ठंडक तथा ताजगी का अनुभव कराता है। हल्के हरे रंग के वस्त्र गर्मियों में उत्तम माने जाते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है, चौड़ाई में रेखाओं के वस्त्र का मनुष्य के शारीरिक आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो चौड़ाई में रेखाएं होती हैं उसका मनुष्य के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि कपड़े पर बनी चौड़ाई में अथवा पड़ी धारीदार रेखाएं पहनने वाले व्यक्ति की चौड़ाई का आभास होता है। अतः दुबले पतले व्यक्ति को चौड़ी रेखाओं से बना परिधान पहनना चाहिए। आड़ी रेखाओं से बनी पोशाक में देखने वालों की दृष्टि जो है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं गतिशील होती है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है, वक्र रेखाएं क्या होती है। इसका आंसर मैंने इसके पहले बताया है, एक बार फिर मैं बता रही हूँ। वक्र रेखा का मतलब होता है मुड़ा हुआ रेखा। तो जब जो भी ड्रेस हम डिजाइन करते हैं उसमें यदि हम लाइंस बनाते हैं और मुड़ी हुई रेखा बनाते हैं तो वो हमारा कर्व लाइन कहलाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, रंग व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं। रंग से व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो है अलग अलग रंग होते हैं, उसकी अलग अलग विशेषता होती है। अलग अलग रंग अलग अलग व्यक्तित्व को दिखाते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं, सफेद रंग जो है वो पवित्रता, शांति तथा ठंडक का भाव दिखाता है, उत्पन्न करता है। फिर आता है पीले रंग में आप लिख सकते हैं कि यह रंग सूर्य का रंग होता है। इसी कारण उल्लास, प्रसन्नता, चमक धमक तथा आशा का भाव पैदा करता है। फिर आता है हरा रंग ठंडक तथा ताजगी का अनुभव कराता है। इसके बाद आता है नीला रंग स्वच्छ आकाश का रंग है। यह शांति, शीतलता, सहानुभूति व औपचारिकता का प्रभाव उत्पन्न करने वाला रंग है। कौन सा रंग? नीला रंग। इसके बाद आता है लाल रंग खून तथा आग का रंग होता है, जिसके कारण व्यक्ति में जोश, उल्लास, साहस तथा प्यार के भाव पैदा होते हैं। इसके बाद आता है काला रंग। यह रंग रहस्य तथा बुद्धि का प्रतीक है। प्रतिदिन पहने जाने वाले वस्त्रों में भी इस रंग का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। इस रंग को अन्य रंगों के साथ संतुलन में लाकर प्रयोग करने से इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह जितने भी रंग होते हैं उनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। तो इस तरह रंगों का हमारे व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जो प्रश्न है वह है, वस्त्रों के डिजाइन में लयबद्धता का महत्व बताइए। वस्त्रों का जब हम डिजाइन करते हैं तो उसमें लयबद्धता का जो सिद्धांत होता है उसका क्या महत्व है। तो लय का अर्थ है गति, अर्थात दृष्टि एक छोर से दूसरे छोर तक बिना बाधा के घूम सके। परिधान में किनारे, कंधे, कॉलर, गला सबसे पहले आकर्षित करते हैं। यदि यह रेखाएं अव्यवस्थित हो तो पहनने वाले का व्यक्तित्व भी नहीं उभरता है। लयबद्धता जो है वो बहुत सारे उपाय से हो सकते हैं। कैसे? जैसे रेखाओं, रंगों, आकार, चुन्नट, बटन, ये सबको दोहराना, इससे एक लय दिखाई देता है। इसके बाद विपरीत रेखाओं के घुमावदार जोड़ आंखों को अच्छे लगते हैं और साथ ही एक लय भी बनाते हैं। उसके बाद विकर्णित रेखाओं में लय होती है जो स्कर्ट के घेरदार योग में देखी जा सकती है। फिर अदल बदल चुन्नटों के बीच की जगह तथा अव्यवस्थित मोड़ों में भी लय नजर आती है। इसके बाद जो प्रश्न आता है वह है,
शरीर पर वी आकार के दो प्रभाव बताइए। शरीर पर वी आकार की रेखा के जब आप ड्रेस पहनते हैं तो उसके दो प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो पहला प्रभाव तो यह है कि वी की जब लंबाई अधिक होती है तो उससे लंबाई के अधिक होने का आभास होता है, और जब वी का जो ऊपरी भाग होता है वह चौड़ा होता है जिससे लंबाई के कम होने का एहसास होता है, आभास होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, व्यक्ति के शारीरिक आकार पर लंबवत रेखाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, वर्टिकल लाइंस का क्या प्रभाव होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, कपड़े पर बनी लंबी खड़ी रेखाओं अथवा खड़ी धारीदार रेखाओं को पहनने से व्यक्ति जो है वह लंबा दिखाई देता है, अतः कम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को खड़ी धारी वाली रेखाओं वाले नमूनों के बने वस्त्र ही पहनने चाहिए। पोशाक में लंबवत रेखाएं जो है वह चौड़ाई का आभास कम एवं लंबाई का आभास अधिक कराती हैं, क्योंकि ये रेखाएं जो है वो देखने वालों की दृष्टि को ऊपर से नीचे की ओर गतिशील बनाती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है वह है, वस्त्रों के डिजाइन में संतुलन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। वस्त्रों के डिजाइन करते वक्त जो संतुलन का सिद्धांत है इसका क्या महत्व है। तो संतुलन का अर्थ है समता, स्थिरता तथा विशिष्टता। किसी भी परिधान का निर्माण करते समय संतुलन का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। संतुलन द्वारा ही स्थिरता प्रदान की जाती है। डिजाइन में जब संतुलन नहीं होता है तो डिजाइन जो है वह अच्छा नहीं दिखेगा। हमें कपड़े को डिजाइन करते वक्त संतुलन का विशेष ध्यान रखना होता है। इसके बाद जो प्रश्न आता है वह है, एक व्यक्ति द्वारा चुने गए वस्त्रों को व्यक्तित्व किस प्रकार प्रभावित करता है। तो वस्त्रों का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कपड़ों से ही व्यक्ति की पहचान होती है। उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं कि एक डॉक्टर को उसके सफेद यूनिफॉर्म से हम पहचानते हैं। विद्यार्थी अपने यूनिफॉर्म से ही पहचाना जाता है। वकील को अपना काला कोट होता है जो कि उसकी पहचान होती है। कुछ और उदाहरण में आप देख सकते हैं कि दुल्हन अपने कपड़ों की वजह से ही पहचानी जाती है। फौजी को हम वर्दियों से पहचानते हैं। तो इस तरह व्यक्ति जो है अपने वस्त्र से ही पहचाना जाता है। अगर हम अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा दिखाई पड़ता है। लोग हमें एक अच्छे नज़र से देखते हैं। वहीं यदि हम गंदे कपड़े पहनते हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा नहीं दिखाई देता है। लोग हमें एक अलग नज़र से देखने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वस्त्र जो है वह हमारे व्यक्तित्व का आईना होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है वह है, रंगों की 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो अलग अलग रंग की अलग अलग विशेषताएं होती है, अलग अलग गुण होता है। जैसे जब हम बात करते हैं सफेद रंग की तो यह शांति और पवित्रता को दिखाता है। जब हम बात करेंगे पीले रंग की तो जो पीला रंग होता है वह प्रसन्नता और चमक दमक को दिखाता है। हरा रंग जो है वह ताजगी को और नीला रंग शीतलता को दर्शाता है। लाल रंग उल्लास और जोश को, तो वही काला रंग जो है वह बुद्धि का प्रतीक होता है। तो इस तरह जितने भी रंग होते हैं उसकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है वह है, पोशाक बनाते समय कौन कौन सी रेखाएं बनती हैं। तो जब हम पोशाक बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, तो उसमें कितनी प्रकार की रेखाएं बनती है। उसमें आप लिख सकते हैं, पहले में कपड़ों पर बनी लंबी खड़ी रेखाएं बनती है। फिर चौड़ाई में रेखाएं बनती है, तिरछी रेखाएं बनती है, वक्र रेखाएं बनती है, वी आकार की रेखाएं बनती है और खंडित रेखाएं बनती है। इस तरह 6 प्रकार की रेखाएं बन सकती हैं।
इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है वह है विभिन्न रंग विभिन्न तरह के भाव को अभिव्यक्त करते हैं, किन्हीं 4 उदाहरणों की सहायता से समझाइए। तो इसमें आप किन्हीं 4 रंगों की विशेषताएं लिख सकते हैं। जैसे आप सफेद रंग लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि सफेद रंग पवित्रता, शांति तथा ठंडक का भाव उत्पन्न करता है। हरा रंग ठंडक तथा ताजगी का अनुभव कराता है। नीला रंग जो है वह शीतलता और सहानुभूति का भाव उत्पन्न करता है। लाल रंग जो है वो जोश, उल्लास, साहस और प्यार का भाव उत्पन्न करता है। इसके बाद जो प्रश्न है वह है वस्त्रों के मुख्य कार्य को बताइए। इसका आंसर मैंने अभी क्वेश्चन अगला जो प्रश्न है वह है वस्त्रों या परिधान के संदर्भ में लयबद्धता व अनुपात के महत्व को स्पष्ट कीजिए। लयबद्धता और अनुपात का महत्व क्या है इसे लिखना है। तो लयबद्धता, तो लय का अर्थ है गति, अर्थात दृष्टि एक छोर से दूसरे छोर तक बिना बाधा के घूम सके। परिधान में किनारे, कंधे, कॉलर, गला सबसे पहले आकर्षित करते हैं। यदि ये रेखाएं अव्यवस्थित हो तो पहनने वाले का व्यक्तित्व भी नहीं उभरता है। अब कपड़ों में लयबद्धता हम कैसे लाते हैं? तो कभी रेखाओं को दोहराकर, रंगों को दोहराकर, तो कभी विपरीत विपरीत रेखाओं के घुमावदार जोड़ बनाकर, कभी अदल बदल चुन्नटों के बीच की जगह और अव्यवस्थित मोड़ों को दिखाकर हम लयबद्धता लाते हैं। उसके बाद अनुपात, तो डिजाइन में समानुपात का सिद्धांत या अनुपात का सिद्धांत जो है वो शेष सभी सिद्धांतों से अधिक है। अनुपात के सिद्धांत के अनुसार किसी भी पोशाक के विभिन्न भागों के बीच अनुपात हो जिससे पोशाक सुंदर व आकर्षक लगे। वस्तुओं में ठीक माप व अनुपात द्वारा ही उन्हें आकर्षक बनाकर व्यक्तित्व को निखारा जा सकता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है वह है नमूने कितने प्रकार के होते हैं, इनके कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो नमूने का मतलब हुआ डिजाइन। परिधान निर्माण में 2 प्रकार के डिजाइन या 2 प्रकार के नमूने होते हैं। पहला जो होता है वो संरचनात्मक डिजाइन और दूसरा जो होता है वो डेकोरेटिव डिजाइन। तो पहला जो है संरचनात्मक डिजाइन, उसमें आप लिख सकते हैं कि ये डिजाइन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं। परिधान जोड़कर लगाकर बनाया जाता है, जैसे कॉलर, कफ, स्कर्ट, इन सभी को मिलाकर हम संरचनात्मक डिजाइन बनाते हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो आता है सजावटी डिजाइन। वस्त्र बनने के बाद जो डिजाइन ऊपर से टाक कर बनाए जाते हैं अलंकृत डिजाइन कहलाते हैं या सजावटी डिजाइन कहलाते हैं। जैसे आकर्षण बटन टाकना, रंगीन तथा धातु रूपी धागों से कढ़ाई करना व चित्रकारी करना, मतलब वस्त्र को डेकोरेट करना। अब डिजाइन के सिद्धांत आते हैं। तो डिजाइन के जो है वो 5 सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहला आता है संतुलन, दूसरा आता है लयबद्धता, तीसरा है दबाव, चौथा अनुपात और पांचवा एकरूपता या अनुरूपता। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है डिजाइन के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। डिजाइन के सिद्धांत के बारे में आपको लिखना है। तो डिजाइन के 5 सिद्धांत हैं, जिसमें पहला संतुलन है। संतुलन में आप लिख सकते हैं संतुलन का अर्थ है समता, स्थिरता तथा विशिष्टता। किसी भी परिधान का निर्माण करते समय संतुलन का ध्यान रखना आवश्यक है। संतुलन द्वारा ही स्थिरता प्रदान की जाती है। डिजाइन में जब संतुलन नहीं होता तो डिजाइन जो है वह अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है वह है लयबद्धता। लय का अर्थ है गति, अर्थात दृष्टि एक छोर से दूसरे छोर तक बिना बाधा के घूम सके।
रेखाओं को दोहराकर, रंगों को दोहराकर हम कपड़ों में लयबद्धता ला सकते हैं, लय को दिखा सकते हैं। या फिर विपरीत विपरीत रेखाओं के घुमावदार जोड़ बनाकर भी हम कपड़ों में लय ला सकते हैं। इसके बाद आता है बल या दबाव। किसी भी परिधान के जिस विचार को प्रमुखता दी जाती है उसे दबाव कहते हैं। जैसे कोई सिंपल सा ड्रेस है, उसमें अगर कोई सुंदर सा फ्लावर टमी के पास या शोल्डर के पास लगा दिया जाए तो वह उसका दबाव है, वो सबसे पहले आकर्षित करता है। उसके बाद आता है अनुपात। डिजाइन में अनुपात का सिद्धांत जो होता है वो बाकी सभी सिद्धांतों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अनुपात के सिद्धांत के अनुसार किसी भी पोशाक के विभिन्न भागों के बीच अनुपात हो जिससे पोशाक जो है वह सुंदर व आकर्षित दिखाई दे। और इसके बाद आता है एकता तथा अनुरूपता। डिजाइन के सभी मूल तत्वों यानी रेखाएं, आकृतियां, रंग, रचना आदि पहनने वाले व्यक्ति तथा जिस अवसर पर उसे पहनना हो एक साथ चले तथा व्यक्तित्व, गुण अथवा अवसर के अनुरूप हो, तो ऐसे डिजाइन को सुगठित डिजाइन कहेंगे। अतः किसी भी नमूने में एकता का होना आवश्यक होता है। तो इस तरह अभी हमने वस्त्र एवं व्यक्तित्व से इसके संबंध इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी पाठ के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे।